हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के रिमेनिंग सेक्शंस कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 12 तक कवर कर लिया है। चैप्टर 3 डील करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी से, यानी कि संपत्ति के अधिहरण से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि संपत्ति की कुर्की से। सेक्शन 13 से 19 तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्शन 13 डील करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी से, संपत्ति का अधिहरण। सबसेक्शन 1, where the state government on the basis of prima facie evidence have reason to believe that any person who has held or is holding public office and is or has been a public servant has committed the offence, the state government may, whether or not the special court has taken cognizance of the offence, authorize the public prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this act of the money and other property which the state government believe the said person to have procured by means of the offence। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमा फेसी एविडेंस के बेस पे ये बिलीव रखने का कारण हो कि कोई व्यक्ति जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है या होल्ड कर चुका है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई पब्लिक सर्वेंट रह चुका है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोई अपराध कारित किया है, चाहे स्पेशल कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले या ना ले, राज्य सरकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑथराइज कर सकेगी कि वो इस एक्ट के अंतर्गत कॉन्फिस्केशन के लिए, अधिहरण के लिए एक एप्लीकेशन या आवेदन बनाए उस मनी का और उस प्रॉपर्टी का जो उसको विश्वास रखने का कारण है कि अपराध के माध्यम से प्रोक्योर किए गए हैं, प्राप्त किया गया है। सबसेक्शन 2 देखो कि एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन बनाएगा ऑथराइज्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या कंटेन करेगी वो एप्लीकेशन, वो हमें 2A और 2B में बताया गया है। ए देखो, शेल बी अकम्पनीड बाय वन और मोर एफिडेविट्स stating that the ground on which the belief that the said person has committed the offence is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बनाई गई एप्लीकेशन में एक या एक से ज़्यादा एफिडेविट्स या शपथ पत्र संलग्न होंगे जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, और उस धन की एस्टिमेटेड वैल्यू और संपत्ति के अमाउंट का उल्लेख होगा जिसके बारे में विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के द्वारा प्राप्त की गई है। 2B में दिया गया है कि शेल ऑल्सो कंटेन एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज टू द लोकेशन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ एनी सच money and other property and shall if necessary give other particulars considered relevant to the context। 2B ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन में ऐसे किसी धन और ऐसी किसी अन्य संपत्ति की लोकेशन के संबंध में कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी कंटेन की जाएगी यदि आवश्यक हो, और इस संदर्भ में रिलेवेंट समझी जाने वाली अन्य जानकारियां भी दी जाएंगी। ठीक है, तो सेक्शन 13 तो हो गया कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी से कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन बनाए जिसने किसी अपराध के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी प्राप्त किया है। और सबसेक्शन 2 में हमें बताया है कि वो एप्लीकेशन क्या कंटेन करेगी, एफिडेविट्स करेगी और कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें कंटेन होगी। सेक्शन 14 पे आ जाओ जो कि डील करता है नोटिस फॉर कॉन्फिस्केशन से। जब सेक्शन 13 में एप्लीकेशन बनाई जाएगी तो उसके लिए नोटिस भी तो उस इंसान को दिया जाएगा जिसके अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन बनाई जा रही है। तो सेक्शन 14 में है कि अधिहरण की सूचना। सब सेक्शन 1 देखो, upon receipt of an application made under section 13, the authorized officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made, hereafter referred to as the person affected, calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than 30 days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies, and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the state government। तो सेक्शन 14 ये कहता है सेक्शन 13 के अंतर्गत बनाए गए एप्लीकेशन के प्राप्त होने पर ऑथराइज्ड ऑफिसर नोटिस को सर्व करेगा उस पर्सन को जिसके रिस्पेक्ट में ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है, और उसको बुलाएगा ऐसे समय अवधि में जो नोटिस में स्पेसिफाई किया गया है,
और जो कि टाइम 30 दिन से कम का नहीं होगा। और उस व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग्स और एसेट्स के बारे में बताए और किस मीन्स से, किस माध्यम से उसने ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा मनी को एक्वायर किया है, और वो एविडेंसेस जिस पर वो रिलाय करता हो और उससे अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स देने की या कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न ऐसी प्रॉपर्टी और मनी या दोनों अपराध के द्वारा, ऑफेंस के द्वारा अर्जित किए, एक्वायर किए गए घोषित कर दिए जाएं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्फिस्केटेड या अधिकृत कर लिए जाएं। सबसेक्शन 2 देखो, वेयर नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन इज स्पेसिफाइड एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ एज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, अ कॉपी ऑफ द नोटिस शैल ऑल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। जब सबसेक्शन 1 के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को हेल्ड किए जाने का, धारण किए जाने का विनिर्देश हो, वहाँ ऐसे नोटिस की एक कॉपी ऐसे अदर व्यक्ति को भी सर्व की जाएगी। सबसेक्शन 3 देखो, notwithstanding anything contained in subsection 1, the evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer by the person affected or the state government shall be open to be rebutted in the trial before the special court, provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the special court under this act. सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में कंटेन किसी बात के होते हुए भी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अफेक्टेड पर्सन द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड कराई गई कोई इंफॉर्मेशन, एविडेंस या पर्टिकुलर्स का स्पेशल कोर्ट के समक्ष ट्रायल में रिब्यूटल किया जा सकेगा, खंडन किया जा सकेगा, परंतु ऐसा खंडन इस एक्ट के अधीन स्पेशल कोर्ट द्वारा ऑफेंडर के ऑफेंस के डिटर्मिनेशन और एडजुडिकेशन के विचारण तक ही सीमित होगा। तो सेक्शन 14 में हमने बात कर ली कि कॉन्फिस्केशन की सूचना के बारे में, नोटिस फॉर कॉन्फिस्केशन। सेक्शन 15 पे आ जाओ, ये कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का कि निश्चित मामलों में प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन। Subsection 1. The authorized officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under Section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected, and in case where the person affected holds any money or property specified in the notice, through any other person, to such other person also a reasonable opportunity of being heard by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally. सबसेक्शन 1 ये कहता है सेक्शन 15 का कि सेक्शन 14 के अंतर्गत इशू किए गए नोटिस में, जिससे उससे कारण पूछे जाते हैं कि किन कारणों से उसने कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी एक्वायर किया है, उसके सूचना के एक्सप्लेनेशन से, उसके सूचना के स्पष्टीकरण यदि कोई हो, तो उसके समक्ष उपलब्ध मटेरियल्स पर विचार करने के बाद और अफेक्टेड पर्सन को, और उस केस में जहां अफेक्टेड पर्सन के किसी अदर पर्सन के माध्यम से सूचना में कंटेन कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी धारण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑर्डर के द्वारा निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा कि क्या सभी या कोई अदर प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर की गई है। सबसेक्शन 2 देखो, where the authorized officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offense, but is not able to identify specially such money or property, then it shall be lawful for the authorized officer to specify the money or property or both which to the best of his judgment have been acquired by means of the offense and record a finding accordingly under subsection 1. Subsection 2 ये कहता है कि जहां authorized officer ये स्पेसिफाई करता है कि कारण बताओ सूचना में, यानी कि सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में जो रीजंस पूछे हैं, उस सूचना में निर्दिष्ट कुछ संपत्ति या कुछ धन या दोनों ऑफेंस के माध्यम से एक्वायर किए गए हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रॉपर्टी को या मनी को आइडेंटिफाई करने में समर्थ नहीं है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए ये लॉफुल होगा कि वो धन या संपत्ति या दोनों स्पेसिफाई करे
जो उसके बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग ऑफेंस के माध्यम से, अपराध के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं और सबसेक्शन 1 के अधीन अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 3 देखो, where the authorized officer record a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provision of this act, stand confiscated to the state government free from all encumbrances. सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जहां ऑथराइज्ड ऑफिसर इस एक्ट के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी या दोनों ही अपराध के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, तो वो वहाँ डिक्लेयर करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों इस एक्ट के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए सभी इनकम्बरेंसेस से, यानी कि सभी भार से मुक्त स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केटेड किए गए माने जाएंगे। प्रोविजो देखो, provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the authorized officer, the property shall not be confiscated. इसका प्रोविजो ये कहता है कि यदि कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का, अधिकृत संपत्ति का मार्केट प्राइस ऑथराइज्ड ऑफिसर को डिपॉजिट कर दिया गया हो तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 4 देखो, where any share in a company stands confiscated to the state government under this act, then the company shall not, withstanding anything contained in the Companies Act 1956 or the article of association of the company, forthwith register the state government as the transferee of such share. सबसेक्शन 4 ये कहता है, जहां इस एक्ट के अधीन किसी कंपनी का कोई शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकृत किया गया माना जाता है, तो कंपनी एक्ट में किसी बात के होते हुए भी या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी बात के होते हुए भी कंपनी इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे शेयर का ट्रांसफरी के रूप में रजिस्टर्ड करेगी। सबसेक्शन 5 देखो, एवरी प्रोसीडिंग फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी और बोथ अंडर दिस चैप्टर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि इस चैप्टर के अंतर्गत कोई मनी या प्रॉपर्टी या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही सेक्शन 15 की सबसेक्शन 1 के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर निपटाई जाए। सबसेक्शन 6 देखो, द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास्ड अंडर दिस सेक्शन शैल, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड इन अपील इफ एनी अंडर सेक्शन 17 बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि इस धारा के अधीन पास किया हुआ कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर या अपील यदि कोई हो तो सेक्शन 17 के अधीन फाइनल होगा और वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 15 आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 16 डील करता है ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड, अंतरण का नल या वॉइड होना। Where after the issue of a notice under section 14, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall for the purpose of the proceeding under this act be void, and if such money or property or both are subsequently confiscated to the state government under section 15, then the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void. जहाँ सेक्शन 14 के अंतर्गत इशू किए गए नोटिस के बाद कोई मनी या प्रॉपर्टी या दोनों ट्रांसफ़र की जाती हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसा ट्रांसफ़र इस एक्ट के अंतर्गत वॉइड होगा। और यदि ऐसा मनी या प्रॉपर्टी या दोनों स्टेट गवर्नमेंट को अधिकृत करने के बाद ट्रांसफ़र की गई हैं, तो ऐसी मनी और प्रॉपर्टी नल और वॉइड समझी जाएगी। तो सेक्शन 16 में हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी प्रॉपर्टी का जो कॉन्फिस्केट कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसा ट्रांसफ़र नल और वॉइड होगा, और ऐसे ट्रांसफ़र करने का तरीका भी नल और वॉइड होगा। सेक्शन 17 डील करता है अपील से। सबसेक्शन 1, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर may appeal to the High Court within 30 days from the date on which the order appealed against was passed. कोई aggrieved person, कोई पीड़ित व्यक्ति जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत ऑथराइज्ड ऑफिसर के आदेश से पीड़ित है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हाई कोर्ट को 30 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है। सबसेक्शन 2, upon any appeal preferred under this section, the High Court may, after giving such parties as it think proper an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit. सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत किसी अपील पर हाई कोर्ट पार्टीज को सुनवाई का अवसर देगा और अगर उसे सही लगता है तो वो कोई आदेश पारित कर सकेगा। सबसेक्शन 3,
An appeal preferred under subsection 1 shall be disposed preferably within a period of 6 months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal. सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रेफर की गई अपील को 6 महीने के अंदर डिस्पोज किया जाएगा, और कोई स्टे ऑर्डर यदि कोई हो तो अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बियॉन्ड नहीं रहेगा। सेक्शन 18 डील करता है पावर टू टेक पोजेशन, कब्जा लेने की शक्ति। सबसेक्शन 1 देखो, वेयर एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ हैव बीन कॉन्फिस्केटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, द कंसर्न्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल ऑर्डर द person affected as well as any other person who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorized officer or to any person duly authorized by him in this behalf within 30 days of the service of the order. सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जहाँ कोई मनी या प्रॉपर्टी या दोनों स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट कर दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, तो उससे संबंधित ऑथराइज्ड ऑफिसर अफेक्टेड पर्सन के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हो, आदेश देगा कि वह आदेश दिए जाने की तामील से 30 दिन के अंदर कंसर्न्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर को या उसके बिहाफ में किसी अदर पर्सन को उसका कब्जा दे दे। प्रोविजो देखो, provided that the authorized officer on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question may, instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the state government, and thereafter such person shall deliver the vacant possession of the property. उसका प्रोविजो ये कहता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर उसके बिहाफ में किए गए एप्लीकेशन पर और सेटिस्फाइड हो जाने पर कि अफेक्टेड पर्सन क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो उसे इमीडिएटली डिस्पोजेस करने के बदले में ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित टाइम पीरियड तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मार्केट रेंट का पेमेंट कर उसका कब्जा बनाए रखने की परमिशन दे सकेगा, और उसके बाद ऐसा पर्सन उस प्रॉपर्टी का खाली कब्जा सौंप देगा या खाली कब्जा डिलीवर कर देगा। सबसेक्शन 2 देखो, इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस और फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मे फॉर द पर्पस यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिए गए आदेश के साथ कोई पर्सन कंप्लाई करने में से इनकार कर देता है या असफल हो जाता है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकेगा और उस पर्पस के लिए ऐसे फोर्स का यूज कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो। सबसेक्शन 3 देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर टू असिस्ट, एंड इट शैल बी द बाउंडन ड्यूटी ऑफ सच ऑफिसर टू कंप्लाई विद सच रिक्विजिशन। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सबसेक्शन 2 में किसी बात के होते हुए भी ऑथराइज्ड ऑफिसर सबसेक्शन 1 में किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए सहायता के लिए पुलिस ऑफिसर की सेवा की अपेक्षा कर सकेगा, और ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा की गई ऐसी अपेक्षा का पालन करना उस ऑफिसर की बाउंडन ड्यूटी होगी। सेक्शन 19 पे आ जाओ, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है रिफंड टू कॉन्फिस्केटेड मनी और प्रॉपर्टी, अधिकृत धन या संपत्ति की वापसी। Where an order of confiscation made under Section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal, or where the person affected is acquitted by the special court, the money or property or both shall be returned to the person affected, and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof, including the money so confiscated, with the interest at the rate of 5% per annum thereon calculated from the date of confiscation। तो सेक्शन 19 ये कहता है जहां हाई कोर्ट में अपील के द्वारा सेक्शन 15 के अंतर्गत अधिकृत के आदेश को मॉडिफाई कर दिया है या एनल कर दिया है, या जहां ऐसा अफेक्टेड पर्सन स्पेशल कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, एक्विटल कर दिया गया है उस पर्सन का, तो ऐसी मनी और ऐसी प्रॉपर्टी या दोनों उस अफेक्टेड पर्सन को रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर ऐसी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का
रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है किसी रीजन से, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिकृत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से उस पर 5% के इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 5% पर एनम के इंटरेस्ट से उसको वापस किया जाएगा। आई होप आप लोगों को चैप्टर 3 समझ में आ गया होगा। चैप्टर 4 पे आ जाइए, जो कि डील करता है मिसलेनियस से। सेक्शन 20 से 26 तक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सेक्शन 20, नोटिस और ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड फॉर द एरर इन डिस्क्रिप्शन। विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का इनवैलिड न होना। No notice issued or served, no declaration made and no order passed under this act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned. Section 20 ये कहता है कि इस एक्ट के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस या कोई डिक्लेरेशन या कोई ऑर्डर उसमें मेंशन किए हुए संपत्ति या व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन में कोई त्रुटि के कारण, कोई एरर के कारण इनवैलिड नहीं मानी जाएगी यदि ऐसे संपत्ति या ऐसे व्यक्ति ऐसे डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई किए जाने योग्य हैं। सेक्शन 21, एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नथिंग कंटेन्ड हेयरिन शैल एग्जेम्प्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग विच माइट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। सेक्शन 21 ये कहता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस किसी लॉ के अतिरिक्त होंगे, एडिशन में होंगे, ना कि उसके डेरोगेशन में। और इसमें मेंशन कोई भी बात किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी ऐसे प्रोसीडिंग से जो उसके अगेंस्ट एक्ट के अलावा इंस्टीट्यूट की जा सकती हो एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। सेक्शन 22 डील करता है बार टू अदर प्रोसीडिंग्स का बार होना। सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9 एंड सेक्शन 17 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceeding shall be maintainable in any court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under section 15. सेक्शन 22 ये कहता है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 17 में प्रोवाइड किए गए प्रोविजंस के सिवाय और किसी अदर लॉ में किसी बात के होते हुए भी सेक्शन 15 के अधीन किसी धन या संपत्ति या दोनों को कॉन्फिस्केट किए जाने के आदेश के संबंध में किसी कोर्ट में कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकेगी। सेक्शन 23 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ में लिया हुआ कोई एक्शन। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट एनी पर्सन for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this act। कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग उस पर्सन के अगेंस्ट लाई नहीं करेंगी जिस पर्सन ने कोई ऐसा कार्य गुड फेथ में किया हो या उसका इंटेंशन सही हो। सेक्शन 24 डील करता है पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति से। सब सेक्शन 1 देखो, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक सच रूल्स इफ एनी एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे रूल्स को बना सके जो इस एक्ट के पर्पस को कैरी आउट करने में हेल्प करें। सब सेक्शन 2 देखो, एवरी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा जाएगा। सेक्शन 25 देखो, ओवर राइडिंग इफेक्ट, यानी हिंदी में से बोलते हैं अध्यारोही प्रभाव। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल प्रिवेल इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी। एक्ट या किसी अदर लॉ में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के प्रोविजंस किसी इनकंसिस्टेंसी के केस में प्रिवेल करेंगे, अभिभावी होंगे। सेक्शन 26 डील करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज से, कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिमूव डिफिकल्टी। यदि इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने में कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट आदेश के द्वारा
ऐसे प्रोविजंस बना सकेगी जो इस एक्ट से असंगत ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए। प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। प्रोविजो ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के 2 साल के पीरियड के ओवर हो जाने के बाद बनाया गया हो। ठीक है, आई होप आपको मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन जुडिशरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।